नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लगातार 3 सालों से जनवरी का महीना कोरोना की वो चाल तय करता है जो पूरे साल बेहाल रही। इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। बीते 10 दिनों के अंदर ही कोरोना ने 25 गुना की रफ्तार से जनता को संक्रमित किया है। आज कोई ऐसा जिला राजस्थान में नहीं जहां कोरोना का केस ना हो। मेडिकल एक्सपर्ट यहां तक कह चुके हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और अब ट्रेसिंग संभव नहीं है। ऐसे में कोरोना को रोकने का एक ही जरिया है, हर मुंह पर हर हाल में मास्क और घर से बाहर कम से कम निकले। लेकिन सवाल व्यापार का खड़ा होता है, लोगों की जीविका का खड़ा होता है। लाखों लोग ऐसे हैं राजस्थान में जो हर दिन कमाते हैं और कमाने के बाद ही खा पाते हैं, और अगर कमाई नहीं होगी तो खाना कहां से आएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सरकार की सख्ती से कोरोना कंट्रोल होगा और क्या बामुश्किल पटरी पर लौटे व्यापार को बेपटरी होने से भी रोका जा सकेगा, क्योंकि आज से सख्ती और बढ़ने वाली है। रात 8 बजे दुकान मॉल्स बंद होने शुरू हो जाएंगे। शादी में फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो सवाल यह है कि आज से लागू होने वाली नई गाइडलाइन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या होगा। एक तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है और दूसरी तरफ सख्ती की जा रही है। दोनों का मकसद है कोरोना को कंट्रोल करना और जिंदगियों को बचाना। गाइडलाइन हमारे लिए है ताकि हम कोरोना से बच सके, लेकिन सवाल यही है कि इस गाइडलाइन का नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन जी। राकेश जैन जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, जरा बताइए, आज से जो गाइडलाइन जारी हो रही है उससे नुकसान क्या क्या है व्यापारियों को? फायदे की बात बाद में कर लेंगे। सर, नुकसान ये है, सबसे बड़ा नुकसान ये आ गया है, जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है जी। 6 बजे तक के कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 6 से 8 में व्यापार कोई होता ही नहीं है। तो इस कर्फ्यू की जो टाइमिंग है, अगर इसको कम से कम जो रात को 8 बजे तक कर्फ्यू के बाद शुरू किया है उसको रात को 10 बजे किया जाए और सुबह 8 बजे कर दिया जाए। सबसे पहला तो ये अव्यवहारिक है। दूसरा सर निवेदन ये है कि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए टाइमिंग कर दी है रात को 10 बजे की, और ठेले वाला अगर खाने पीने का सामान बेचता है उसके लिए टाइमिंग करिए 8 बजे की। ये अनजस्टिस है, अव्यवहारिक गाइडलाइन है। जो भी है समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगर हम समानता का व्यवहार करेंगे तो व्यापारी एक जैसा रहेगा। इस गाइडलाइन से क्या हो रहा है कि आपस में व्यापारी समुदाय को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। जिसका बड़ा रेस्टोरेंट है वो 10 बजे तक खोले, जिसकी छोटी दुकान है, गुमटी है, ठेला है, उसे 8 बजे तक खोले। ये अव्यवहारिक है जी। लेकिन शादी में सर क्या होता है, जिसका बड़ा रेस्टोरेंट है उसके पास बैठने के लिए ज्यादा व्यवस्था है, वो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करा सकता है। जी सर, जी सर। नहीं सर, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब आप 10 बजे तक उनको चालू रख रहे हो और इनको 8 बजे तक रख रहे हो, क्या 2 घंटे से कोरोना में फर्क पड़ जाएगा क्या? उसकी जगह आप सुबह 6 बजे जो शुरू कर रहे हैं कर्फ्यू के बाद में, उसको 8 बजे कर दें, टाइमिंग तो उतनी रहेगी जी। नहीं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन जारी करने का और रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया, उसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त कोरोना को रिलैक्स करने के लिए बोला गया है कि आप सो जाइए, इस वक्त हम बाहर नहीं निकलेंगे, आपको अटैक नहीं करना है। ऐसा नहीं है सर, ये दरअसल सख्ती के लिए 8 बजे 5 बजे से कोई इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को एहसास हो कि कोरोना वापस अटैक कर रहा है। मेरा सर इसमें तात्पर्य बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर उससे अगर हम इसको सुबह 8 तक करेंगे, रात को 10 बजे तक करेंगे, उससे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर जी। अगर इसी टाइमिंग को, जिससे क्या सर, मेन बात ये, कोरोना बिल्कुल आपकी बात सही है सर, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं जी। उनकी आजीविका को भी देखना पड़ेगा सर हमको कोरोना के साथ साथ। जिनकी टाइमिंग खाने पीने के लिए आदमी निकलता है शाम को 7 बजे और 8 बजे बाद है, अगर उनको हम टाइमिंग 8 बजे ब्रेक कर देंगे तो उनके लोगों के घर में जो खाके पड़ेंगे, सरकार उन्हें कोई पैसा थोड़ी दे रही है जी। ठीक है सर, लेकिन सवाल तो इसको लेकर यह भी खड़ा होता है, जब आम आदमी 8 बजे के बाद में बाहर नहीं निकलेगा तो वो ठेले पर खाएगा कहां से? अगर उसको ठेले पर खाना है तो 8 बजे से पहले पहुंचेगा। तो इससे मुझे लगता नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा सर। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी हैं। राजेंद्र मेघवाल जी,
जो सवाल उठाया सर, उस सवाल का जवाब दीजिए। अगर 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दीजिए और सुबह 5 बजे की जगह 8 बजे तक का कर दीजिए। अगर व्यापारी ये मांग कर रहे हैं, क्या इस पर सोचा जा रहा है? विजेंद्र जी देखिए, अभी आपने जैसा कि शुरू में ही बताया, करीबन 2020, 21 और 22 ये तीसरी जनवरी है जिसमें लगातार जनवरी का महीना हमको बहुत ही दिक्कतों के साथ या उसमें देखना पड़ रहा है। तो इन 3 सालों के जो अनुभव हैं, उनके अनुभव के आधार पर ही ये जो गाइडलाइंस या दिशा निर्देश या अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो दिशा निर्देश है वो जारी हुए हैं। इसमें निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि भाई 8 बजे तक के लिए आम पब्लिक के लिए, मतलब बाजार वगैरह जैसे बंद हो रहे हैं, तो उसी के अनुसार इनको बंद करने की वो जो दी गई है उस चीजों को मानना चाहिए। और दिन के रहते रहते ये काम निपट जाए तो उसके बाद में लोग सुरक्षित अपने घरों पे पहुंच जाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और ये सरकारी स्तर पर निर्देश जारी हुए। और सरकार के जो निर्देश हैं वो जनता की भलाई के लिए, क्योंकि यहां ये कहना बहुत जरूरी है कि जान है तो जहान है। हम लोग अगर सुरक्षित बचेंगे तो ही हमारे लिए सबसे बढ़िया। और ओमिक्रॉन का खतरा अभी टला नहीं है, जिसमें ये बता रहे जिस तरीके से मल्टीपल तरीके से मामले आ रहे हैं। हाँ, यहाँ ये एक सुखद एहसास ये है कि ये बीमारी इतनी घातक नहीं है जैसा कि दूसरी लहर में था। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपने अगर देखा होगा कि कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी और अन्य प्रदेशों के मंत्रियों की, स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया राजस्थान पूरी तरीके से तैयार है। 30 दिनों की दवा का स्टॉक है, 86,000 बेड उपलब्ध है और तमाम तरीके का, जैसा कि 5.26% का साप्ताहिक जो हमारा संक्रमण दर है वो जो देश का 7.39 का है उससे 2% से भी अधिक कम है। तो ये मानना पड़ेगा राजस्थान अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरीके डिमांड करें उनको पूरा कर दीजिए। नहीं, व्यापारी डिमांड करें, लेकिन हमें यहां पर यह भी अनुशासन भी बिल्कुल सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमने अनुमत श्रेणियां जो रखी है उनके अंदर हमारा व्यापार का या किसी भी तरीके का रोजगार का हर्जाना ना हो, उस चीज को हमने पूरी तरीके से रखा गया। आपने देखा होगा अनुमत श्रेणी बहुत सारी है, उसके अंदर वो कारोबार भी होंगे, फैक्ट्रीज भी चलेंगे, जो चीजें चलनी है वो चलेंगी। और उसके साथ में लोगों के जानो माल को बचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता में होती है। सरकार उसके ऊपर ध्यान देती है। और आपने देखा होगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह आश्वस्त किया कि राजस्थान आने वाले 1 महीने का पूरा प्रोग्राम उनको दिया है और उसी के अनुसार करेगा। और आने वाले समय में और भी जो हमने मतलब जो गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी किए उनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित। आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, माना जाता है कि बीजेपी व्यापारियों का कुछ अलग तरीके से विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि एक वोट बैंक लंबा चौड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है। क्या आपको लगता है कि जो नई गाइडलाइन आज रात 8 बजे से लागू होगी उससे जान भी बचेगी, जहान भी बचेगा, व्यापार भी बचेगा और कोरोना से आम आदमी बचेगा? देखिए विजेंद्र जी, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो पूरे देश और प्रदेश में अपना कहर बरपा रही है। अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों में जो संक्रमण है वो 10 गुना की रफ्तार से बढ़ गया है। चाहे हम देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। सर, प्रदेश में 25 गुना बढ़ा है, बीते 10 दिनों में 25 गुना बढ़ा है जी। तो इस कारण से देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो सरकार ने गाइडलाइन जो जारी करी थी उसमें भी थोड़ी देरी की। सरकार इसमें थी कि हम 31 तारीख का जो फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, वो करवा करके सरकार ने गाइडलाइन जारी की और उसी का खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। खैर, हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमको सबको मिलकर के ही कोरोना से लड़ना है। और विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो गाइडलाइन बनती है उसका कारण ये होता है कि जनता के मन में कहीं ना कहीं एक भय बनता है कि कोरोना वापस दस्तक दे रहा है, तो हमको सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन करना है। और आप देखेंगे पिछले दिनों में जो नवंबर दिसंबर के अंदर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार कम हो गई थी, आप देखने जाएंगे तो सभी सीएचसी सेंटर पे, पीएचसी सेंटर पे वापस वैक्सीनेशन की रफ्तार में गति पकड़ी है। और लोगों ने, जो सरकार ने एक निर्णय किया कि हम 31 जनवरी तक लोगों के लिए कंपलसरी कराएगी, 1 फरवरी से लोगों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है सर, लेकिन आज मैं प्रोग्राम इस पर कर रहा हूं कि आज से जो गाइडलाइन जारी हो रही है उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? आप फायदे गिनाना चाहेंगे या नुकसान? नहीं, देखिए मैंने कहा ना आपको विजेंद्र जी, हमको इस पे राजनीति नहीं करनी है। हमको तो ये तय करना है कि जो जनता है और जो व्यापारी हैं उनका व्यापार भी बचा रहे और जनता की जान भी बची रहे। हमको दोनों को सुरक्षित रखना है, जान भी है और जहान भी चाहिए हमको। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास एक लंबा अरसा था। आप देखिए कि ये तीसरा वर्ष चल रहा है, जैसा आप बता रहे थे अभी तक, तो लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तो मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं अपना एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए था, जहां पे जो छोटे ऐसे मजदूर हैं, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं,
जिनको सबसे ज्यादा इसमें आप देखिए सफर करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं होती कि वो सस्टेन कर पाए। तो सरकार को कहीं ना कहीं उनको एक सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि उनके खाते में कुछ पैसा जाता, सर ताकि ये वो बेहतरीन आपने इसकी एक मार को सुझाव भी दिया है। जरा मुझे बताइए कि बीजेपी के कितने शासित प्रदेश या कौन सा शासित प्रदेश जहां एक मास्टर प्लान के तौर पर तैयार हो चुका है और वहां सबके खातों में ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि सुझाव वाकई में बेहतरीन है सर आपका। देखिए, मैं बताऊं आपको, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार रूटीन बेसिस पे इस पे जनधन जो खाते हैं उनमें इस तरह सर से वो तो रेगुलर राजस्थान में भी आ रहा है, उसका जिक्र ही नहीं करा मैं जहां जहां राज्य की सरकारें वहां के बारे में बताइए सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मेरी जानकारी में विजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से असिस्टेंट लोगों को किया है कि उनके खाते में 500,000 रुपए डलवा रही है जी। और तीसरी लहर में डल रहा है, अभी तीसरी लहर में डल रहा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने ऐसा पहले किया था। अगर उसकी बात करें बीते साल की, तो बीते साल राजस्थान को भी याद कीजिए सर, राजस्थान में भी खातों में पैसे गए थे, अगर आपको ध्यान होगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से सोजती व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव प्रकाश सोनी जी हमारे साथ हैं। शिव प्रकाश सोनी जी, आज से नई गाइडलाइन जारी होगी सर, इस गाइडलाइन में आपको फायदा ज्यादा नजर आता है, नुकसान ज्यादा नजर आता है? सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है जी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, रात को जो कर्फ्यू लगाया उसमें कोरोना क्या रात को आता है क्या? दिन में आप कोई सख्ती नहीं करते, जैसे आपने अभी विजेंद्र जी बताया 25 गुना कोरोना की रफ्तार बढ़ी है जी, परंतु सख्ती जो है ना वो वैसी 25 गुना नहीं बढ़ी है। आज भी मार्केट में हमारे जो जोधपुर का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र सोस्ती गेट है, वहां पर बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से ऐसी कोई सख्ती नहीं की जा रही है। हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं, हमारे व्यापारी बंधुओं को जाके हम मास्क वितरण, हम 100 बंडल मास्क का पैकेट हम अपने व्यापारी संघ की तरफ से दे रहे हैं, हम सैनिटाइजर दे रहे हैं, इस तरह से हम खुद प्रयास कर रहे हैं। पर सरकार थोड़ा प्रयास करेगी तो ये कोरोना के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। और जो संक्रमण की दर है जो लगातार बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है सर कि कर्फ्यू दिन में लगा दिया जाए, अगर दिन में कर्फ्यू होगा तो फिर व्यापार का क्या होगा? ना मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, मैं ये बात कर रहा हूं जो सख्ती होनी चाहिए दिन में, जो नो मास्क नो एंट्री हमने पहले जो दूसरी लहर में हमने जो प्रयास किए थे, वो शक्ति अभी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हम व्यापारी जो संस्था, हम व्यापारी बंधु लोग हैं, हम लोग अपनी व्यापारी संस्था की ओर से हम सभी व्यापारियों को हम 100 जो मास्क के बंडल वगैरह हम वितरण कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं, पर सरकार वहां पे कहीं खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। हम अपनी तरफ से कुछ जरूर कोशिश कर रहे हैं। हम पत्ते के दुकानदार को जाके कह रहे हैं, आपके यहाँ कोई भी बिना मास्क आए तो आप तुम उसको रोको टोको, ये जो नीति अपनाई है उसके कारण से थोड़ी बहुत संक्रमण की दर रुकी, बाकी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं रुका है। और जो 8 बजे जो हमने जो दुकानें बंद कराए, हम ये चाह रहे हैं कि 9 बजे हो, ताकि थोड़ा जो व्यापार जो पटरी पर पिछले 2-3 महीने में आया है वो थोड़ा वापस, थोड़ा व्यापारी को थोड़ा गुस्सा भी है कि 8 बजे बंद कर देंगे, 8 बजे बंद करने 7:30 बजे डंडा चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हम थोड़ा चाहते हैं कि हम 8 से लगा 9 बजे किया जाए। लेकिन इस बारे में सर कोई प्रतिनिधिमंडल क्या मिला नहीं, किसी से अपनी बातों को रखा नहीं गया? नहीं, हम कलेक्टर महोदय से बातचीत कर रहे हैं, हम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी दिया सही किया जाए, व्यापार इसको रात्रि 8 की जगह रात्रि 10 बजे किया जाए, सुबह 6 की जगह सुबह 8 बजे थोड़ा बहुत व्यापार हुआ था और व्यापारी अब थोड़ा सा व्यापार तो पटरी पाया और फिर ये शक्ति आ गई, दुकानें बंद। सबसे पहले जो कोरोना का संक्रमण के जो दर रोकने के लिए सबसे पहले व्यापारी बंधु को ही टारगेट किया जाता है। मेरे को समझ नहीं आया कि आप सबसे पहले व्यापारी बंधु के ऊपर आप संक्रमण रोकने के लिए आम आदमी को आप सख्ती कीजिए, जो मास्क नहीं पहना उनको रोकिए, उनका चालान कीजिए। उनका चालान नहीं होता है, व्यापारियों का चालान होता है। ये हमें इस बात को लेकर हमें गुस्सा है। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, देखिए ये तो सच है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसकी सब पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी पालना की जाए, क्योंकि सब सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन सर मैं एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहता हूं, आज अगर एक मॉल के अंदर, कोई भी मॉल XYZ, उसके अंदर अगर 5,000 लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, क्या उसको लेकर कोई गाइडलाइन है कि उनको किस तरीके से रोका जाएगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर शादी करनी है तो 50 से ऊपर इकट्ठे नहीं करने।
विजेंद्र जी, निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा कि 9 तारीख को जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके अंदर जुर्माने के प्रावधान भी जारी किए गए हैं, जिसमें कि भाई कोई भी सामाजिक संगठन द्वारा आयोजन है या राजनीतिक आयोजन है या धरना है या प्रदर्शन है, चाहे जो भी है, चाहे खेलकूद का आयोजन है, चाहे मॉल्स हैं, सभी जगह पे मतलब मास्क अगर नहीं होंगे तो वो जो आयोजक है या जो कि वहाँ प्रेमिस के जो मालिक हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। तो इसमें सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चाहे नगर निगम क्षेत्र है, निकाय क्षेत्र है, चाहे शहरी क्षेत्र है, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, चाहे एसडीएम है, चाहे तहसीलदार है, जिन लोगों को भी, पुलिस वालों को, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई, वो इस चीज की पालना सुनिश्चित करेंगे। और यहां पर हमारे जो व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सरकार उन्हीं को लेकर ही, क्योंकि सरकार अपने आप में एक यूनिट नहीं होती है, सरकार सभी को मिलाकर बनती है, जिसमें व्यापारी भी होते हैं, मजदूर भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, लोग भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, हम सब मिलकर ही सरकार को चुनते हैं। तो सरकार को आप लोग सहयोग करेंगे, उसी से ही सरकार बेहतरीन तरीके से काम करेगी। और सरकार को जो भी आपके सुझाव है वो सुझाव भी आप देते रहिए, लेकिन इसके साथ में यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कल को हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए आप लोग सहयोग कीजिए। जो भी निर्देश जारी किए गए उन निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो और सरकार से जो भी आपको सुविधाएं चाहिए उसके लिए आप लगातार बातचीत करते रहे अपने स्तर पर। जो भी आपके कलेक्टर से पूछा सर कि आसपास सारे मॉल्स हैं, जयपुर का उदाहरण लेते हैं, अगर किसी मॉल के अंदर रैंडमली 2000-3000 लोग आ रहे हैं, उसको लेकर कोई गाइडलाइन है कि इस मॉल के अंदर अगर 500 अंदर लोग चले गए तो उसके बाद नहीं जाएगा जब तक कि कोई बाहर ना निकले? क्राउड कंट्रोल के लिए पूरा का पूरा एकदम से मैकेनिज्म दिया गया है कि भाई आपको एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, प्लस आपको सैनिटाइजेशन करना है, प्लस आपको जो भी लोग हैं वो मास्क पहनकर आए, प्लस डिस्टेंस का पालन करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके ऊपर जुर्माना होगा और उनको सीज भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी निर्देश है। यहां मैं ये बताना चाहता हूं, मॉल्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की बात हो रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये भीड़ को कंट्रोल करना भी सबसे बढ़िया है। आपने देखा होगा जब सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म लगता है तो उसमें डिस्टेंसिंग आप सोच सकते हैं कि किसी बाजार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होगी? बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग सर ये मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्देश हैं उन निर्देशों में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है और जो निर्देशों की पालना करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त है, अगर वो जुर्माना करेंगे तो उनको वो जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए जो एजेंसीज है उन एजेंसी को या जो ऑपरेटर्स हैं उनको ये चीज बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्राउड कंट्रोल होना चाहिए। मैं यहाँ पे सर एक पॉइंट और मेंशन करना चाहता हूँ। अभी आशीष जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने या यूपी का उदाहरण दे रहे थे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दूसरी लहर के बाद में सरकार ने 32 लाख जो छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोग थे उनको लगातार जो एस्क्रेसिया गिरिया 3 किस्तें उनको दी, करीबन 5500 से ज्यादा की राशि हर एक व्यापारी के खाते में आई। तो राजस्थान सरकार लगातार मदद कर रही है और राजस्थान सरकार ने ही वो नारा दिया था कि कोई प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा। और उसका ये परिणाम है कि राजस्थान के अंदर अभी हालात बेहतर है और पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन हुआ है। ठीक है, शिव प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। मैं जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि व्यापारी बंधु को रुपया दिया गया, ऐसा हमें एक भी रुपया हमारे सोच टिकट या जोधपुर के किसी व्यापारी को नहीं दिया गया। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये गलत बात कह रहे हैं। मैं उस समय ये भी कहा गया था कि बिजली के बिलों को माफ करेंगे, परंतु 1 रुपये का बिल भी माफ नहीं किया। हमारी 3-3 महीने दूसरी लहर में भी 3-3 महीने, पहली लहर में भी 3 महीने दुकानें बंद रही थी और बंद दुकानों में हमने बिजली का बिल भरा था। उस समय ये आश्वासन दिया गया था सरकारी ठेले वालों की बात करें, छोटे स्तर पर जो व्यापार करने वालों की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरे के पूरे स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से जो रजिस्टर्ड है उनके लिए बात कर रहा हूँ। ये लोग जो सक्षम है उनके लिए सरकार ने, हो सकता है कि भाई केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे तो जी आपसे जो मांगेगा आप देंगे उसको आंकड़ा है जो 33 लाख हमारे आंकड़ा आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप हमारा जो जन घोषणा पत्र में क्रियान्वयन हुआ है उसके अंदर ये जाके इस आंकड़े की पूरी तस्दीक की जा सकती है और यहाँ पर कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये बिल्कुल आंकड़ा। ठीक है, शिव प्रकाश जी एक लाइन में बात खत्म कीजिए, क्या कह रहे हैं? विजेंद्र जी मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जोधपुर में बहुत से गरीब व्यापारी है जी। विजेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जोधपुर में बहुत से गरीब व्यापारी है जिनको अभी दिन में 100 रुपए का व्यापार नहीं होता है। क्या उनके लिए तो था, परंतु उनको भी नहीं मिला। मुझे जानकारी में है, हमारे सोच टिकट जोधपुर की सबसे बड़ी व्यापारी संस्था है और उनके एक भी व्यापारी को इस तरह का कोई अनुदान सरकारी तरफ से नहीं मिला है। ये गलत प्रचार न करें। और हम तो बल्कि टैक्स देते हैं, मैं कभी दिया नहीं गया था, हमें तो ये झूठा आश्वासन जरूर दिया गया था कि बिजली के बिल माफ किया जाएगा, परंतु 1 रुपये का बिल माफ नहीं किया था। तो ऐसी झूठी वाईफाई नहीं लेनी चाहिए। हम लोग तो ठीक है, राकेश जैन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहिए। विजेंद्र जी भाई साहब जी बोलिए सर। राकेश जैन जी
हाँ विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल, हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल अव्यवहारिक है। कोटा शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ व्यापार संघ का, यहाँ पे कोटा जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे कई मेंबर हैं। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जिसको कि आपने सरकार ने, राज्य सरकार ने पैसा दिया हो। स्ट्रीट वेंडर की जो योजना थी वो केंद्र सरकार की योजना है, उसके माध्यम से जो भी पैसा आता है वो उन लोगों को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसे किसी भी व्यापारी को नहीं मिला है पैसा। दोनों कोरोना की वेव में राज्य सरकार से हमने कई बार मांग करी कि हमें जीएसटी में, हमें बिजली के बिलों में राहत दी जाए, बल्कि जहां तक जितने लोड के बिल थे, हमारा लोड कंज्यूम नहीं हुआ, उसके बाद ही फिक्स चार्जेस के बिल आए और आज व्यापारी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जी ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। अरुण अग्रवाल जी, आज से नई गाइडलाइन राजस्थान में लागू हो रही है। रात को 8 बजे दुकानें बंद करनी होंगी, मॉल्स बंद करने होंगे, सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे और रविवार को छुट्टी रहेगी सर, यानी कि कर्फ्यू रहेगा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपको लगता है कि इससे ज्यादा फायदा ये होगा कि कोरोना कंट्रोल हो पाएगा, या आपको लगता है कि ज्यादा नुकसान होगा व्यापार को? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा। ज्वलंत मुद्दों पे हमेशा फर्स्ट इंडिया बात उठाती रहती है। अभी ये कोरोना का ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जो आ चुकी है मोटा मोटी, और मैं ये बता देना चाहूंगा सेकंड वेरिएंट जो था डेल्टा था, उसमें 1 जना 5 को इफेक्ट करता था। ओमिक्रॉन 1% आता है तो 30 जनों को इफेक्ट करता है। ऐसे में लंबी चेन बन रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि व्यापार उद्योग धंधों को यदि लॉकडाउन करके बंद कर दिया जाए तो पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यापार उद्योग पे ही पड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान व्यापार उद्योग पड़ता है। लेबर भी अब पलायनवाद चालू हो जाते हैं, हर तरह की सप्लाई चेन टूट जाती है। ऐसे में प्रिकॉशंस जो मेजर है वो हम खुद भी ले रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज और व्यापारी भी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। बिना मास्क के हम किसी को एंट्री, यदि कोई मास्क बिना आता भी है तो हम खुद अपने पास से मास्क अवेलेबल करा रहे हैं, उसको हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे व्यापार उद्योग जगत को पूरी सेवाएं, पूरी जो भी आपकी सुविधा है वो कोरोना फैसिलिटी कोरोना के हिसाब से उपलब्ध कराए, और हम भी आपके कदम से कदम मिला के चल लेते हैं। जी, आपको लग रहा है कि गाइडलाइन में जिस तरीके से कहा कि 8 बजे दुकानों को बंद कर दिया जाए, ये सही है, व्यवहारिक है? हमारे कोई बिल्कुल 8 बजे के बाद तो कोई कस्टमर आते भी नहीं। ऐसे भी शीतकालीन सत्र चल रहा है, सत्र काफी ठंड है, तो 8 बजे के बाद जनरली दुकान में कोई आते नहीं है। बजाय लॉकडाउन के 8 बजे बंद करना ज्यादा बेहतर है जी। लॉकडाउन लगाना माने पूरा सप्लाई चेन टूटना, पूरे ग्राहक और शादी ब्याह के सीजन चल रहे हैं, अभी पीक चालू हो जाएगी संक्रांति के बाद। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह में छोटे से बड़े तबके के लोगों को हर तरह की 50 आइटम खरीदने पड़ते हैं। ऐसे में बाजार खुला रहे, सबका काम चलता रहेगा और सप्लाई चेन भी चलती रहेगी और सारे व्यापारी और आम जन आराम से रहेंगे लॉकडाउन के बजाय। जी ठीक है सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है। आशीष चतुर्वेदी जी, एक लाइन में मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा सर। आज से गाइडलाइन जारी हो जाएगी, लागू हो जाएगी, एक तरीके से जारी तो हो चुकी है। बीजेपी इसको एग्जीक्यूट करने में कितनी भूमिका निभाएगी? क्योंकि अभी भी कई नेता हैं बीजेपी के जो अलग अलग जगह घूम रहे हैं सर, और गैदरिंग के फोटो भी शेयर कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार जो भी गाइडलाइन बनाएगी, जो भी निर्देश होंगे, उसका भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सभी पालन करेंगे। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनको भी सुन रहा था। कोटा से जो राकेश जी बोल रहे थे, जोधपुर से शिव जी बोल रहे थे। तो हम चाहेंगे कांग्रेस से और कांग्रेस सरकार से कि व्यापारियों की जो जेन्युइन डिमांड है, चाहे बिजली के फिक्स बिल को लेकर के हो, चाहे अनुदान को लेकर है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए विपक्ष होता है सर। मुझे लगा था कि व्यापारियों से पहले तो विपक्ष इस मांग को उठा देगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। राजेंद्र जी। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से इनके प्रदेश के जो मुखिया हैं वो पूरे प्रदेश में घूमकर ये कौन सा फीडबैक ले रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो हमारी इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि वो भी अपना जो लोकतांत्रिक धर्म है या जो प्रदेश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है या जो इस वक्त महामारी काल में उनका एक नागरिक धर्म है उसको निभाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे बैठकर लोगों को भी प्रेरित करें कि घर में रहें। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। राजनीति करने से अच्छा है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क हो सकता है। सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क। सोनी जी, शिवप्रकाश सोनी जी, फाइनल कमेंट आपसे सर। ये तो सही कहा सर कि अगर लॉकडाउन होगा उससे तो बेहतर है कि वक्त के लिए खुल तो रही है।
2 घंटे का आप कह रहे हैं कि व्यापार ज्यादा होता है, लेकिन सर्दी में तो यह भी सच है कि 8 बजे के बाद बहुत कम लोग निकलते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। विजेंद्र जी, मैं एक बात और, विजेंद्र जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा जी। कि जो सरकार जो है ना सख्ती नहीं कर रही, उस कारण से हमारे व्यापारिक बंधु को नुकसान हो रहा है और दुकानें 8 बजे बंद हो रही है। अगर सरकार सख्ती करे तो ये कोरोना कम होगा तो हमारे व्यापारी को जो ये लॉकडाउन लगाया, इसकी जगह आप सरकार सख्ती करे ना। सरकार सख्ती करती नहीं और सारा दोष हमारे व्यापारी को दोष। आम आदमी मास्क पहनता नहीं है, उसका भुगतान हम व्यापारी को भुगतना पड़ता है और दुकानें बंद होती है। सबसे बड़ी दुकानें बंद होती है और सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी को होगा। कोरोना बढ़ेगा तो नुकसान व्यापारी को होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। जो सरकारी कर्मचारी उनको तो फिक्स तनख्वाह मिलती है, हमारा व्यापार नहीं होगा तो हम कहां से कमाएंगे, कहां से अपने परिवार का पालन पोषण राकेश जैन जी, आपको भी लगता है कि सर सरकार की तरफ से और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए और उसमें व्यापारी अपनी भूमिका निभाएंगे और व्यापारी भी ये तय कर लेंगे कि कोई भी दुकान जहां बिना मास्क के कोई आ गया उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा? सर मैं आपको बताऊं, इस कोविड की प्रोटोकॉल की पालना में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष महोदय का कार्यालय कोटा में है जो 24 घंटे चलता है। उनने सबसे पहले पहल करते हुए आज से अपने कार्यालय को बंद कर दिया। सिर्फ टेलीफोनिक संपर्क आप वहां कर सकते हैं जी। जहां लोग हजारों लोग रोजाना अपनी शिकायतों अपने समाधान के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उसे टेलीफोनिक चालू कर दिया है। हम जनरल मर्चेंटेशन के माध्यम से, व्यापार सेंटर के माध्यम से कोटा को लगातार जागरूक करते हैं। हमने वैक्सीनेशन शिविर लगाए, रक्तदान शिविर लगाए। वैक्सीनेशन लगाने के साथ साथ हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने बाकायदा अपने यहाँ पे एक भोपू लगा रखा है जिसमें फिक्स किया हुआ है कोविड अभी गया नहीं है, आप अपनी प्रोटोकॉल की पालना करें, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हमारे कर्मचारी फाइनल कमेंट में ले लेता हूं। अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अरुण अग्रवाल जी, सर एक सजेशन दीजिए जिसके जरिए व्यापार भी बचे, जिंदगी भी बचे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो और सबको थोड़ी टेंशन तो होगी, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ज्यादा ना हो। देखिए, मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, जान है तो जहान है। ये भ्रम था लोगों में कि ओमिक्रॉन के केस में कोई डेथ नहीं हो रही, 3 दिन से 7 दिन में रिकवर हो रहे हैं। आज आप डाटा देख लीजिए, हर पूरे इंडिया का, दिल्ली में कल 17 डेथ हो गई, महाराष्ट्र में 22 डेथ हो गई, केरला में हो गई, बंगाल में हो गई। तो ये भूल जाइए कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, कोई भी वेरिएंट है और ये जरूरी नहीं कि लास्ट वेरिएंट है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अब तो हमको कोरोना के साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो बचाव में ही बचाव है, जहान है तो जहान है। व्यापार तो चलता रहेगा, व्यापार को भी हम बचेंगे जब ना व्यापार करेंगे, जब हम रहेंगे नहीं तो व्यापार क्या चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस, कोरोना का सारा जो भी गाइडलाइन है सरकार की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, पूरी अच्छे से पालन करने के लिए प्रशासन को मुस्तैदी से इसको पालन करवाना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र मेघवाल जी, आशीष चतुर्वेदी जी, शिव प्रकाश जी और राकेश जैन जी, आपका भी शुक्रिया। अंग्रेजी एक लाइन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। आप समझिए, मास्क अगर लगा लेंगे तो ना व्यापार को दिक्कत होगी, ना आपकी जिंदगी को दिक्कत होगी, आप भी चलते रहेंगे, व्यापार भी चलता रहेगा। लेकिन अफसोस हम मास्क लगाते नहीं। इसलिए फर्स्ट इंडिया आपसे अपील कर रहा है, मास्क लगाइए, जो बिना मास्क है उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसके चेहरे पर भी मास्क लगवाइए। नमस्कार।